आठवीं कक्षा की यह कविता है फूल और कांटा। दोस्तों, यह कविता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद इन्होंने लिखी हुई कविता है। कविता हमें बहुत अच्छा बोध देती है। कविता का जो इसका जो अर्थ है यह निकलता है कि सबसे पहले हमें उसकी तरफ दृष्टिक्षेप करना है कि एक ऐसा पौधा जिसे फूल भी आता है लेकिन उसे कांटे भी होते हैं। और ऐसा मैंने कहने पर तुरंत आपके सामने एक पौधा उपस्थित होता है और वह है गुलाब का पौधा, है ना। वो जो छोटा सा पौधा है उसे गुलाब के फूल होते हैं सुंदर सुंदर, और कांटे भी होते हैं जिसको आप कभी भी लाइक नहीं करते, जो आप कांटों को कभी भी आपको वो कांटे पसंद नहीं होते, बल्कि फूल पसंद होता है। तो कैसे व्यक्ति की विचारधारा होती है कि जो बुरा होता है, जो अच्छा नहीं होता, जो हमें दुख देने वाला होता है वह हमें कतई पसंद नहीं आता, और जो हमें सुख देने वाला होता है, जो सुंदरता से भरा हुआ होता है और हमें प्रसन्न करता है, वही हमें अच्छा लगने लगता है। तो ऐसे ही कुछ व्यक्ति, लोग ऐसे स्वभावों के, दो तरफा स्वभावों के, दोनों बाजू के स्वभाव के, दोनों दो अलग अलग स्वभावों के, दो तरफा कह नहीं सकते हम, दो अलग अलग स्वभावों के लोग आज समाज में आज भी पलते हैं वे। जैसे कि कुछ लोग फूलों के जैसे सुंदर होते हैं, मन से भी सुंदर, अंदर से भी सुंदर। जिस प्रकार फूलों की सुगंध अंदर से सुगंध तो दिखाई नहीं देती, तो लेकिन फिर भी वह बहुत ही सुंदर या फिर पसंद आने लगती है, वैसे ही व्यक्ति बाहर से सुंदर है तो अंदर से भी उसके विचार भी सुंदर होने चाहिए। फूलों के सुगंध के जैसे फूल जिस प्रकार सुंदर है तो फिर अंदर उसका सुवास जो है, उसकी सुवासिकता वो भी सुंदर होती है। तो मनुष्य में भी वह होना चाहिए, लेकिन कुछ मनुष्य में ऐसा नहीं होता। बाहर से अच्छे हैं, सुंदर है, सुदृढ़ है दिखने में, लेकिन अंदर से उनके विचार जो है, उनका जो मन है बहुत बुरा होता है, बुरे विचारों से लदा हुआ होता है। उस अच्छे वाले पर्दे के पीछे बहुत कुछ घिनौना होता है। ऐसे लोग भी समाज में हैं, दोनों अलग अलग लोग समाज में दिखाई देते हैं। तो उनकी तुलना इस कवि ने वह जो कांटों वाला पौधा है ना, जिसको सुंदर सा फूल लगता है, उसके साथ की है। कवि कहते हैं कि ये जो पौधा है, अर्थात यह धरती, यह आकाश है, यह जो कांटे हैं, अर्थात इस पृथ्वी पर जन्म लिए हुए इन समाज में से, इस मानव में से कुछ ऐसे मानव जो इस कांटे के जैसे हैं, और को ये जो फूल है सुंदर सा, ऐसा सुवास देने वाला, सबको चहेता करने वाला या आकर्षित करने वाला, तो समाज के कुछ लोग भी ऐसे हैं जो कांटों से विपरीत हैं, अर्थात इन बुरे विचारों से विपरीत है, अच्छे विचारों वाले। अच्छे मेहनती भी होते हैं, लोगों पर उपकार करने में वाले भी होते हैं, वे होते हैं ऐसे फूलों के जैसे ये मानव। तो इस धरती पर जिस प्रकार ये धरती सबको टिकाए हुए है, उसी प्रकार ये पौधा भी इन दोनों को लेकर चलता है। कांटों को भी टिकाए हुआ है और उस फूल को भी टिकाए हुआ है। दोनों को भी पौधे के जीवन में दोनों को भी वही उतना ही संतुलित स्थान है। हम कहेंगे कि संतुलित स्थान यानी कि जितना वह जो पौधा है न्यूट्रिशन देता होगा उस कांटे को, उतना उस फूल को भी देता है। लेकिन कांटे को वही न्यूट्रिशन है, फूल को भी वही न्यूट्रिशन है, कांटों को वही अनाज है, फूलों को भी वही अनाज मिलता है, लेकिन दोनों के उस स्वभाव में कितना फ़र्क है। एक है कांटा, दूसरों को दुख देता है स्पर्श करते हैं। एक है फूल, दूसरों को हर्ष करता है या फिर आनंद देता है स्पर्श करते हैं। कितना एक 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 कल्पना करने के लायक यह जो बात है यहाँ पर हम कवि ने हमारे सामने रखी है कि हमने अब तक इस पर कभी भी कोई भी तुलना या विचार विमर्श नहीं किया होगा, लेकिन यह जो कविता है हमें विचार विमर्श करने के लिए मजबूर कर देती है कि जैसे भी हमने हंसते हंसते कभी उस
कांटे वाले पौधे से फूल को निकाला होगा, लेकिन हमने कभी भी नहीं सोचा कि ये कांटा समाज के उन कांटों जैसा है, जो समाज में अब भी ऐसे लोग हैं जो दूसरों को दुख देते हैं, ऐसे आज भी पलते हैं। और वे फूल उस लोगों के समान हैं जो आज भी लोगों को सहारा देते हैं, उनकी मदद करते हैं और उन्हें आनंद देने में लगते हैं, ऐसे लोग हैं। तो ऐसा हमने अब तक कभी तुलना नहीं की, समाज की तुलना उन पौधों के साथ में, कांटों और फूल वाले पौधों के साथ में। लेकिन ये कविता जब हम पढ़ते हैं तब हमें यह कल्पना करने पर मजबूर कर देती है। इतनी सुंदर कविता है। देखो, हम पढ़ते हैं और कुछ उसका जो अर्थ है हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। है जन्म लेते जगह में एक ही जगह में जन्म लेते हैं। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हीं है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही से चांदनी डालता। एक पौधा है, जो पौधा एक ही पौधा है, उन दोनों को पालता है। जन्म लेते हैं एक ही जगह पर, उसी पौधों पर, और पौधा एक ही जगह पर होता है। रात का समय हुआ तो ये जो चमकता चांद है तो दोनों पर भी समान चांदनी डालता है। चांदनी का मतलब होता है चांद का प्रकाश, है ना, फैला हुआ वह प्रकाश। चांदनी मतलब मराठी में चांदनी नहीं है, मराठी में चांदनी का अर्थ होता है वह सितारे, और हिंदी में उसे सितारे कहते हैं, कि जो कि मराठी में चांदनी कहते हैं। लेकिन हिंदी में चांदनी का अर्थ होता है कि मराठी में इस चंद्राचा प्रकाश, मतलब हिंदी में चांदनी। तो ये जो चांद का प्रकाश है, ये जो चांदनी है, वह डालता है एक समान डालता है दोनों पर भी। आकाश के सभी तारे होंगे, वो उन तारों में से ये जो चांद है, रात के समय भी वही प्रकाश दोनों पर भी होता है, शीतल प्रकाश। अब यहाँ पर चांद का प्रकाश क्यों लिया? अर्थात एक ही घर है, एक ही परिवार है, एक ही परिवार में दो अलग अलग बेटे हैं। एक कांटे के जैसा है, एक फूल के जैसा है, और ये जो चांद है यह है माँ, और माँ दोनों पर भी समान आशीष डालती है, दोनों को भी समान प्रेम करती है, दोनों की तरफ उसकी दृष्टि समानता की रहती है, भावनाएं समानता की रहती है। फिर भी एक ही घर में पलकर, माँ के आश्रय में रहकर, वही उस छत के नीचे रहकर, दोनों के भी विचार अलग अलग हैं। देखिए आगे, मेह उन पर है बरसता एक सा, मेह उन पर है बरसता एक सा। वर्षा ऋतु तो एक समान बरसने लगती है दोनों पर भी, कांटों पर भी और फूल पर भी। मेह उन पर है बरसता एक सा, मेह यानी कि वर्षा, बारिश। मेह उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं है बही, एक सी उन पर है हवाएं बही। पर सदा ही यह दिखाता है हमें, ढंग उनके एक से होते नहीं। सदा हमें ऐसे दिखाता है कि उन दोनों के भी ढंग एक से नहीं होते। वर्षा तो दोनों पर भी समान गिरती है, दोनों को भी वर्षा के घाव झेलने पड़ते हैं। एक ही समान हवा दोनों पर भी चलने लगती है, दोनों को भी हवा लगती है, दोनों को भी आवश्यकता होती है हवा की, तो हवा दोनों को भी लगती है। तो सबको समान है, यहाँ पे समानता की बात कही गई है। यहाँ पे ये नहीं लेना है कि बरसात का गिरना मतलब क्या समझना है, या फिर हवा चलना मतलब क्या समझना है। यहाँ पर यह समझना है कि परिवार में दोनों को भी जो चाहिए वो सब कुछ मिलता है। जिस प्रकार बरसात मिलती है होती है और सब आनंदित हर्षित होते हैं किसान लोग, तो उस प्रकार दोनों भी भाइयों को पिताजी जो चाहे वो दे देते हैं, बरसात के जैसा ही ले लो, तो जो चाहे उनको वो मिलता है। हवा समान चलती है, अर्थात माता पिता का प्रेम दोनों पर भी समान होता है, लेकिन फिर भी दोनों के ढंग एक जैसे नहीं होते, अलग अलग ही होते हैं। क्या वजह है आगे हम सुनेंगे। छेद कर काटा किसी की अंगुलियाँ, छेद कर काटा किसी की अंगुलियाँ, फाड़ देता है किसी का वरवसन। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौरा का है भेद देता शामतन। अब देखो, दोनों के भी ढंग यहाँ पर लिखे हुए हैं। पहला वाला जो है तो ये कांटे का ढंग है, उसका जो स्वभाव है, उसका जो व्यक्तित्व है कैसा है देखिए। अब कांटे का तात्पर्य है कि बुरे विचारों के लोग समाज में रहने वाले, और इतना ही नहीं बल्कि परिवार में रहने वाला भी कोई ऐसा बच्चा होता है जो दो समान बच्चे हैं तो उनमें से एक। छेद कर काटा किसी की अंगुलियाँ,
कांटा तो किसी की अंगुलियों को छेद भी कर देता है, इतना आ, बुरा ढंग है उसका, बुरी हरकतें हैं उसकी। खा कांटा छेद कर कांटा किसी की अंगुलियां फाड़ देता है, किसी का वरवसन। और जैसे ही उस छोटे वाले पौधे पर कोई फूल को लेने के लिए जाता है तो कांटे में उसकी ओढ़नी अटक गई तो वो फट जाती है निकालने में, क्योंकि कांटे ऐसे धंस जाते हैं उसमें, ऐसे टेढ़े वाले कांटे होते हैं। तो कांटा फाड़ देता है किसी का वस्त्र, कांटा तो किसी का वस्त्र फाड़ देता है, किसी की अंगुली में चुभता भी है। प्यार डूबी तितलियों के पर भी कतरता है, अर्थात प्यार से जब तितलियां उस फूलों को मिलने के लिए आती है तो कांटा उनको डंक देता है, या फिर उनके परों में घुसकर उसके परों को कतर देता है, या फिर वो मर जाती हैं वहीं पर। पर का मतलब होता है पंख। भौरा का है भेद देता शामतन। और वो जो काले रंग का जो भौरा होता है, हम उसको मराठी में भूंगा कहते हैं। तो जहाँ पर भी पौधे लगाए जाते हैं फूलों के, वहाँ पर ऐसे भौरे घूमने लगते हैं। तो ये जो भौरा है, कभी कभी गलती से कांटे पर बैठ जाए तो कांटा उसको चुभ कर वो चुभता है, और वो भौरे को कांटा भेदने के कारण वो भौरा मर जाता है। तो ऐसा यह स्वभाव है इस कांटे का, इस बुरे विचारों वाले व्यक्ति का। ऐसा हमें समझना है यहाँ पर कि किसी की अंगुलियां काट देना, किसी के वस्त्रों को काटना फाड़ना, या किसी प्यार लेकर मन में प्यार भरकर चलने वाली ये जो तितलियां हैं उनके पर को कतरा देना, या फिर भौरों को भेद कर उनको नष्ट करना। तो ये क्या है, ये कांटे का स्वभाव है, ये उनका ढंग है। तो कैसे हरकतें हैं दोनों की भी, एक उस कांटे की, लेकिन पलने में तो दोनों समान पलते हैं, लेकिन हरकतें तो दोनों की भी अलग अलग है। अब हमें देखना है कि फूल की हरकतें कैसी है, उसका स्वभाव क्या है। फूल लेकर तितलियों को गोद में, तितलियों को फूल गोद में लेते हैं, अर्थात ये जो अच्छे विचारों वाले लोग होते हैं ये दूसरों की हमेशा कद्र करते हैं, उन्हें उनके साथ प्यार से बात करते हैं और प्यार के साथ उनके साथ में रहते हैं। तो ऐसे है ये फूल वाले लोग, अर्थात फूल लेकर तितलियों को गोद में, भंवरों को अपना अनूठा रस पिला, नीज सुगंधों को निराले रंग से है सदा देता कली को खिला। वे क्या करता है कि तितलियों को अपने गोद में सुला लेता है। इतना ही नहीं बल्कि उसके पास जब भी भंवरा आता है तो उसे अपना अनूठा ऐसा रस पिला देता है। अनूठा यानी कि जो भी मीठा होता है ना तो उसे अनूठा कहेंगे, और कुछ अलग सा ऐसा है ना, कुछ अलग ऐसा उसका स्वाद, हर एक फूल के रस का स्वाद अलग अलग होता है, इसलिए अनूठा कहा है। तो उसका जो निराला स्वाद है, वह स्वाद वाला रस उसे पिला देता है वह फूल। और निज सुगंधों को निराले रंग से, और अलग, निज यानी कि खुद के, स्वयं के, सुगंध यानी कि उसका सुगंध। और यहाँ पर फूल जो है तितलियों को गोद में लेता है, भौरों को अपना रस पिलाता है, अपने सुगंधों को निराले रंग से, हम निराला रंग मतलब, और यहाँ पर फूल जो है उसका स्वभाव कैसा है, तितलियों को गोद में लेता है, भौरों को अपना रस पिलाता है, अपनी सुगंध से, अपनी खुद के सुगंध से और अपने निराले ऐसे रंग से दूसरों को सदा आनंद देता है सदा देता कली को खिला, और हमेशा प्रसन्न करता है सामने वालों को। और इतना ही नहीं बल्कि जो भी उसकी तरफ देखता है तो उसमें प्रसन्नता ही छा जाती है जब उस फूल की तरफ देखता है। तो इस प्रकार उन फूलों का स्वभाव है। तो कांटों और फूलों का स्वभाव हमें समझ में आया, तो इससे हमने मनुष्य का स्वभाव समझना है। यह प्रतीकात्मक कविता है, प्रतीक है उसमें, है ना, कि यह लिखने के लिए तो यहाँ पर कांटा और फूल लिखा है, लेकिन उसका प्रतीक तो है मानव। मानव कांटा भी है, मानव फूल भी है। एक व्यक्ति भी कभी कभी कांटा और फूल भी बन सकता है, क्योंकि जब भी उसके विचार परिस्थितियाँ उसके सामने अलग मोड़ लेती है तब मात्र वह व्यक्ति जब फूल होगा तो भी कांटा बन जाता है। और जब कोई कभी कभी कांटे वाला व्यक्ति भी, अर्थात कठोर मन का व्यक्ति भी मृदु बन जाता है, यानी कि फूल बनता है।
तो इस प्रकार परिस्थितियों पर निर्भर है यह। तो यहाँ पर इनकी भी परिस्थितियाँ ऐसी ही है। तो उनका एक ही स्थान पर जन्म हुआ, लेकिन दोनों के निराले ढंग हैं। अब अंत में लिखते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, है खटकता एक सबकी आँख में। सबकी आँख में एक ही खटकता है। क्या खटकता है देखो, है खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोहतासूर सिर पर, यानी कि सुशोभित। सोहतासूर मतलब सुशोभित है। दूसरा सोहतासूर शीर पर, किस तरह कुल की बढ़ाई काम दे, किस तरह कुल की बढ़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। कसर यानी कि सॉरी, बड़प्पन यानी कि उदारता, कसर यानी कि कमी। अब दोनों में अब एक बात खटकती है, वो है ये ऐसी है, खटकता है एक सबकी आंखों में एक ही खटकता है कि एकमात्र हमेशा दूसरों को सुखी करने में ही लगता है, दूसरों को सुख देता है, आनंद देता है। इतना ही नहीं बल्कि किसी के सर पर लगाने पर उसका सर ही सुशोभित कर देता है। और दूसरा मात्र कुल की बढ़ाई जो है, बड़ाई काम दे, किस तरह उसकी बड़ाई काम देंगे, यानी कि दूसरा मात्र कुल को कलंकित करने में लगा हुआ है। बड़ाई किस प्रकार काम देगी कुल की, क्योंकि ये मात्र अपनी उदारता जो है, उसके मन में उदारता ही कम है, यानी कि वो बड़प्पन की कसर, यानी कि उसमें उदारता ही कम है। वो किसी पर उदार नहीं होता, किसी को कुछ देने की इच्छा नहीं होती। जो भी सुंदर दिखाई देता है उसको फाड़ने तोड़ने में ही लगता है, दूसरों का नुकसान करने में ही लगता है। तो ऐसे विचार हैं इन दोनों के। एक है दूसरों के साथ रहा तो उस व्यक्ति को ही सुशोभित करता है, सर में लगा दिया तो सर को सुशोभित कर देता है। और इतना ही नहीं बल्कि दूसरा जो है तो उसके व्यक्ति के साथ में रहा तो उसे नष्ट करने में ही लगता है। तो ऐसे दोनों के अलग अलग स्वभाव है। उसके एक के पास उदारता नहीं है, दूसरे के पास उदारता है। ऐसे दोनों के अलग अलग स्वभाव है। तो दोस्तों यह कविता बहुत ही अच्छी है, इसमें से आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीख लीजिए। सीख का मतलब होता है जब आप, जिसे आप इंग्लिश में मॉरल कहते हैं ना, तो वैसा लीजिए, बोध लीजिए, ज्ञान लीजिए। और फूल और कांटा, यह अयोध्या सिंह उपाध्याय की कविता फिर से आप पढ़िए, जानिए, सोचिए, समझिए। पीछे के जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व करने का प्रयास करो। प्रयास करना नहीं है आपको कि सॉल्व ही कर लीजिए, ठीक है। और जिसका भी आंसर नहीं आता, हमें वह ठीक तरह से उसका फ़ोटो निकाल कर भेज दीजिए, हम उसका आंसर आपको बताएंगे। लेकिन हाँ, आपके मन में ऐसा आलस नहीं आना चाहिए कि जाने दीजिए ना, आप सर देते तो फिर फ़ोटो निकाल कर डायरेक्टली भेज देंगे, ऐसा मत करना। देखो, आसान क्वेश्चन होगा तो उसका आंसर मैं नहीं दूंगा, आपको ही ढूंढना है। आप घर पर बैठे बैठे क्या करने वाले हैं, कुछ नहीं। बहुत हो गया तो 11 बजे तक इस वीडियो के इसमें या फिर ऑनलाइन के इसमें आप अटके हुए रहे तो फिर बाद में तो पूरे दिन भर खेलते रहेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आप अटके रहना चाहिए। आपने स्टडी में आपकी जो अभ्यास है, आपका जो ये जो अध्ययन है, तो अध्ययन में निरंतरत रहना चाहिए। आप तो फूल के समान हैं, आप अच्छे बच्चे हैं ना। हाँ, आप करते हैं। धन्यवाद। ओके।